हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे अध्याय जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी आपकी परीक्षा के साथ साथ आपके आत्मविश्वास को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगी। और इस क्लास में आज हम आपको पूरा जो चैप्टर 2 है उसको पूरा का पूरा आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि कैसे हम अपने आने वाले वीडियो में आपसे क्या क्या बात करने वाले हैं और क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां भी आप चैप्टर 2 की शुरुआत कीजिएगा इसे जरूर लिख लीजिएगा। इससे ये होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ये एक लेसन प्लान के तौर पे पहले से ही आपके फ्रंट पेज पे लिखा होता है। इससे आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, बड़ी आसानी से आप ढूंढकर अपने टॉपिक को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको विश्वास दिलाते रहेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जब किसी दीवार की नींव ही कमजोर होती है तो वो दीवार मजबूत नहीं हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपनी नींव को मजबूत रखना है और इसलिए ये पूरा का पूरा प्लान आपको सबसे पहले समझना है। और प्लान यदि आप समझ गए तो आपको पढ़ाई करने में भी मजा आएगा और कुछ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको साइंस बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगेगी। ये जो हमारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक के बारे में हम आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद हर टॉपिक पे हम अपना एक वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको फुल डिटेल में मिलती रहेगी। इसलिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अम्ल। एक बात और बता दें, आपके साइंस की परीक्षा में जो आपका 70 नंबर का पेपर होता है, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, 70 नंबर में आपको 20 नंबर मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए, जिसमें कि आपके टोटल 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4 चैप्टर होते हैं। 4 में से एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। वो जो छोटा सा चैप्टर था वो आपकी परीक्षा में 3 या 4 नंबर का जरूर पूछा जा सकता है और ये चैप्टर आपकी परीक्षा में 5 से 6 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया, दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण और तीसरा चैप्टर जो है आपका धातु एवं अधातु। तीनों मिलाकर आपके पेपर में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से कभी कभी डायरेक्ट आपसे 4 नंबर का न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाता है। 20 नंबर की केमिस्ट्री होती है, 10 नंबर में आपको आईयूपीएसी और तत्वों के वर्गीकरण वाला चैप्टर ही पढ़ना होता है। तो वो भी बहुत आसान है, धीरे धीरे हम आपको सब बताते रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से और आपको बताना चाहेंगे कि ये चैप्टर लगभग आपको 4 से 5 नंबर का मिलेगा, जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है। और 4-5 नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं 10th क्लास की परीक्षा के लिए। एक एक नंबर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है, मुझे अम्ल पढ़ना है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको कोई चींटी काट लेती है तो आपको जलन होने लगती है, और जब चींटी काट लेती है तो हमें क्या होती है, जलन होती है। और जब चींटी काटती है, कौन सी चींटी, लाल वाली चींटी, तो उस चींटी के जो डंक में फार्मिक एसिड होता है और जिसकी वजह से हमें जलन होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है, चींटी के डंक में अम्ल होता है जिसे अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। तो क्या है कि अम्लों के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, जो कि 2 प्रकार होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो ये टॉपिक अम्लों के टाइप्स हो जाएंगे, अम्लों के प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद अम्लों के भौतिक गुण पढ़ने हैं। भौतिक गुण का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि कौन सा अम्ल स्वाद में कैसा होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वाद में कैसा होगा। तो पहली बात, आपको अम्ल चखना नहीं है, स्वाद में कैसा होगा, कलर कैसा होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मतलब उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, ये सब आपको पढ़ना है उसके भौतिक गुणों में। कब वो जमेगा, कब वो पिघलेगा, कब क्या होगा, सब कुछ हमें भौतिक गुणों में पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में यह पढ़ना है कि अम्ल जब क्रिया करते हैं किसी दूसरी धातु से या किसी अधातु से तब आखिर क्या होता है। आपको बता दें कि आप यदि अम्ल को इस हमारी हथेली पे डाल दे तो क्या होगा, हमारी हथेली जलने लगेगी। और वो जलने क्यों लगेगी, क्योंकि वो अम्ल है और अम्ल हमारी हथेली से जब क्रिया करेगा तो वो उसको जला देगा। इसका मतलब क्या है, अम्ल उष्मा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये सब हमें पढ़ना है अम्लों के रासायनिक गुणों में। उसके बाद
बात आती है अम्लों के उपयोग में। अम्लों के उपयोग आप जानते हैं कि बैटरी में अम्ल का उपयोग होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दवाइयों में होता है। और साथ ही साथ पेट की, जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा कुछ एसिडिक खा लिया, तब क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या बहुत ज्यादा एसिडिक खा लिया, जैसे कि हल्दी क्या होती है, एसिडिक होती है, और आपने उसको खा लिया, या कुछ आपने खाने में कुछ ऐसा खाया कि आपके पेट में जलन होने लगेगी। और जब आपके पेट में जलन होने लगती है तो क्या करते हैं, आप इनो पी लेते हैं, इनो पीते हैं। इनो पीने से क्या होता है कि पेट की जो जलन होती है वो थोड़ी सी कम होती है और अच्छी से हमें डकार आ जाती है। होता ना ऐसा? अगर ऐसा होता तो इसका मतलब क्या है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसी क्षार की जरूरत होती है, और वो क्षार होता है हमारा ये जो क्षारक लिखा हुआ, देखिए क्षार बोलेंगे हम और क्षारक बोलेंगे हम, दोनों में एक बेसिक सा अंतर है। जैसे ही क्षारक हम पढ़ाएंगे आपको तभी बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अब क्या है, क्षारक के प्रकार पढ़ने। क्षारक क्या होते हैं, इनका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा इनका स्वाद कड़वा होता है, और जो स्वाद इनका कड़वा होता है और ये अम्ल जो होते हैं उनके जस्ट विपरीत होते हैं। तो इनके हम लोग को क्या करना है कि अम्ल तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि नींबू हो गया, सिरका हो गया, ये सब क्या है, अम्ल है। और H2SO4 हो गया जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HCl हो गया, और HNO3 हो गया जिसे हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड पढ़ा था, नाइट्रिक अम्ल पढ़ा था। सब कुछ इसी में डिस्कस करेंगे, इनके उपयोग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्षारक के प्रकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्षारक के प्रकार पढ़ेंगे। जिस प्रकार इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे उसी प्रकार इसके पढ़ेंगे, और उसके बाद क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्षारक में कौन कौन आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्षारक में जो आपका आएगा वो, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ कास्टिक सोडा। क्या लिखा हुआ, कास्टिक सोडा क्या है, NaOH। ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये लवण में वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपके पेपर में। उसके बाद क्या है, क्षारक के हम लोगों को उपयोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, उपयोग पढ़ने हैं। जैसे कि उसका उपयोग क्या होता है, तो आपको सबसे पहले बताया मैंने, पेट की अम्लता को दूर करना है। और जैसे कि मान लीजिए आपको चींटी ने काट लिया, तो आप उससे कुछ क्षारक लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, जब क्षारक उस पर लगाएंगे तो आपको दर्द थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद अम्ल क्षार के बीच अपक्रिया पढ़नी है, जो कि क्या है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, क्या है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये कौन सी, आपकी अम्ल क्षारक के बीच की अपक्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे। उदासीनीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आप अपने टीथ में टूथपेस्ट को रगड़ते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते हैं, कभी इस बात को सोचा है क्यों? क्योंकि उससे मेरे दांत साफ हो जाते हैं, ऐसा भी है। और साथ ही साथ कुछ साइंटिफिक रीजन भी उसके पीछे है। क्या रीजन है कि जब आप रात में सो जाते हैं तो आपके दांतों में क्या होता है, जो आपने रात में खाया है वो दांतों पे आता है, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं तो वो एसिडिक, जो हमारा ये सब एसिडिक, ये सब अम्ल हो जाता है सब कुछ आसपास। और जब सुबह सुबह आप टूथपेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, तो क्या होता है कि वो क्षार होता है, अम्ल वो कैसा होता है, ये जो क्षारक होता है, ये टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारक होता है, जिसकी वजह से आपकी अम्ल, जो आपके माउथ में अम्ल हो गया था, वो लवण और जल बनकर क्या होता है, बाहर आ जाता है, जिससे आप कुल्ला कर बाहर निकाल देते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, अम्ल क्षार सूचक। सूचक अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंडिकेटर, और गाड़ी में इंडिकेटर होता है, सबको पता है, एक इधर एक इधर, एक पीछे और एक, दो आगे होते हैं दो पीछे होते हैं, सबको पता है कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मुझे किधर मुड़ना है। उसी प्रकार अम्ल क्षार सूचक भी होते हैं। मैं आप लोगों को अम्ल क्षार सूचक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरे पास ये सारे सूचक मौजूद हैं, लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर सबसे अच्छा सूचक है। और उसके बाद हल्दी, मैं सब कुछ प्रयोग करके दिखाऊंगा इस अपनी क्लास में। इसलिए क्लास के साथ जुड़े रहें और अच्छे से आप समझ लें कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आप पढ़ना समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, आपका सब कुछ क्लियर होगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और चुटकियों में चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक टॉपिक में आपको क्लियर करके दूंगा। तो सूचक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हल्दी, जब आप कपड़े के ऊपर हल्दी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खाना खाते हैं और उसके ऊपर हल्दी गिर जाती है, या फिर मान लीजिए आपका कुछ खाना गिर गया, तो खाने में तो हल्दी थी, जब आपके खाने में वो हल्दी गिर जाती है और आप उस कपड़े को जब धुलने के लिए बाथरूम में ले जाते हैं, तो क्या होता है, या धोबी के यहाँ डालते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जब साबुन रगड़ा जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, जब भी बहुत ध्यान से अगर नहीं किया है तो आज कीजिएगा, एक व्हाइट कपड़ा लीजिएगा
और उसमें हल्दी डालिएगा। हल्दी डालने के बाद उसको रख दीजिएगा। जब हल्दी थोड़ा सा वो कपड़ा सूख जाए तो फिर उसको गीला करने के बाद उसके ऊपर साबुन रगड़िएगा। क्या होगा कि वो जो साबुन होगा वो क्षारीय होता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अम्ल को लाल पसंद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अम्ल को लाल पसंद है और क्षार को नीला पसंद है। ये सब हम आपको बताएंगे लिटमस पेपर के तरीके से। और हल्दी का क्या होता है? हल्दी का कलर अम्लीय माध्यम में तो पीला होता है, लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाता है उसका कलर क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका कलर क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर हो जाता है लाल। इसीलिए क्या करेंगे आप? हल्दी लेंगे, हल्दी को कपड़े में डालेंगे, नया कपड़ा बर्बाद नहीं करना है किसी पुराने कपड़े पे, तो हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद क्या करना है? उसको साबुन से रगड़ना है। जैसे ही साबुन से आप रगड़ेंगे क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो लाल हो जाएगा। कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल्स के तौर पे हम आपको अम्ल क्षार सूचक बहुत ही आसानी से पढ़ा देंगे। उसके बाद आता है पीएच मान। पीएच मान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल देख रहे हैं आप, आरओ आता है। आरओ का मतलब जानते हैं सब लोग, पानी जो शुद्ध करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आप भी पढ़ेंगे, अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो आरओ होता है इसमें क्या होता है? अब पीएच स्केल आ गई है। पीएच स्केल क्या होता है? ये एक पैमाना होता है जो नापता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी कुछ और भी बताऊंगा, जो नापता है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी लिक्विड या कुछ भी वो अम्लीय है या क्षारीय है। ये बताता है। कौन बताता है? ये बताता है पीएच मान बताता है। और इसे किसने दिया था? इसे सोरेनसन ने दिया था। ये सब कुछ हम आपको डिस्कस करके देंगे अपनी आने वाली कुछ क्लासेस में, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए पीएच का यूज कहां पे होगा अब इसके बाद, क्योंकि टॉपिक है हमारा पीएच और पीओएच में संबंध, और उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये जो संबंध है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल में, क्योंकि अभी हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ किसान खेतों में खेती करते हैं, लेकिन आजकल की खेती क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गई है। पहले मिट्टी की जांच होती है, तो जब मिट्टी की जांच होती है तो उसमें आखिर क्या होता है? मिट्टी की जांच में सिर्फ और सिर्फ पीएच की जांच होती है और मिनरल्स की जांच होती है कि कैसी मिट्टी है। इसलिए पानी की भी जांच पीएच पैमाने से ही होती है। आप क्या कीजिए, पीएच मान लीजिए, पीएच का क्या महत्व है? पीएच का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप किसी भी भोजन को देखिए, किसी फैक्ट्री में चेकिंग हो गई कि आज वहां पे भोजन इस प्रकार का पाया गया, या सड़ा हुआ खाना जो है खिलाया जा रहा है, या स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर स्कूल है गांव में, उनमें क्या होता है कि खाना क्या है? खराब खाना खिला रहे हैं। कैसे जांच होती है? सब कुछ पीएच से होता है। और साथ ही साथ पेट की अम्लता की जांच भी कैसे होती है? पीएच से होती है। सब कुछ पीएच से ही संभव है। और ये पीएच जो है वो एक प्रकार का पैमाना है, एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 0 से लेकर 14 तक के नंबर पड़े होते हैं, और 7 के इस तरफ कुछ और होता है और 7 के इस तरफ कुछ और होता है। 0 से 7 के बीच में होगा तो अम्ल होगा, 7 से 14 होगा तो क्षार होगा। लेकिन क्या 7 पे होगा तब क्या होगा? जब 7 पे होगा तो उदासीन होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, किसी विद्या को उठा के देख लीजिए, किसी बुक को उठा के देख लीजिए, हर बार पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा इस चीज को। और ब्लड का 7.4 होता है। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग पीएच और पीओएच के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो। और उसके बाद 4 नंबर का आता है इसमें आंकिक प्रश्न, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम हम आपको 10 से 15 आंकिक प्रश्न करवाएंगे, और जितने भी प्रश्न करवाएंगे दावा है कि उनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में ना पूछा जाए। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो पढ़ाऊं उससे बाहर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बन के जरूर आ सकता है, न्यूमेरिकल है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी हैं जो 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। पहली बात तो 2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन जो 4 नंबर का पूछा जाता है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊं और वो आए ना। विश्वास है मुझे कि जितना मैं पढ़ाता हूं इस चैप्टर में वो जरूर पेपर में आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में, क्योंकि देखिए जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण तब समझ पाएंगे जब आप अम्ल की परिभाषा को पढ़ेंगे। अम्ल की परिभाषा क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे कि जब हाइड्रोजन आयन देते हैं तो अम्ल की, देखिए ये सब सुन लीजिए, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एक बार दोबारा सुनिएगा
क्योंकि लेसन का प्लान बहुत जरूरी है। जब तक प्लान नहीं होगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ते जा रहे, क्या इसका कोई महत्व होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले प्लान जरूरी है, तब आगे हमको उस पे फॉलो करना है उसको, प्लान को। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप जल का आयनिक गुणनफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी 4 नंबर में पूछा जाता है, जब से एनसीईआरटी आया है तब से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण तथा उनके परिवार के बारे में पढ़ेंगे, और जो लवण होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग लवण तथा उनके परिवार के बारे में जब पढ़ेंगे तब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaOH है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है, NaOH, कास्टिक सोडा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। और ये जितने टॉपिक आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, सारे के सारे एक एक पेज के टॉपिक हैं। यानी कितने हैं, ये तो हमारा सिर्फ 4 लाइन का टॉपिक है, इसमें कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ 4 सूत्र हैं जिनको आपको याद करना है, और वही पेपर में वैकल्पिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो 5 टॉपिक आप देख रहे हैं, इनमें हम आपको 5 पेज पढ़ाएंगे, कम से कम 5 पेज पढ़ाएंगे, और ये 5 पेज में एक पेज जरूर पेपर में आता है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, बेकिंग सोडा जरूर आता है, धावन सोडा जरूर आता है, विरंजक चूर्ण जरूर आता है, और लास्ट में लिखा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी जरूर आता है। इन 5 में से एक पेपर में जरूर आता है, कभी 2 नंबर का, कभी 4 नंबर का, और कभी कोई रिएक्शन आ जाती है, और कभी कभी किसी का फॉर्मूला आ जाता है। 100% दावा है कि 5 क्वेश्चन में से किसी भी पिछले साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए, और जिसके पास पेपर नहीं है तो कमेंट में मैसेज करें, मैं पेपर भी दे दूंगा उसको। तो क्या है, 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अपने इन 5 टॉपिक में। इसलिए मैंने सब कुछ डिस्कस करके आपको दे दिया है। अब क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है, आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, और पेपर की तैयारी मेरे साथ जुड़े रहकर आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम आपको एक एक छोटी से छोटी चीज को लेकर बताएंगे। क्योंकि देखिए, ये भूल जाइए कि आप परीक्षा के समय रट कर पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे परीक्षा के समय रट कर, लेकिन पास हो सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते हैं। टॉप करने का मतलब यह है कि आप जो सपना लेकर चल रहे हैं कि हम 80%, 85% या 70% ले आएंगे। जो भी बच्चा पेपर के कुछ दिन पहले पढ़ के जाता है, और यदि पेपर थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, तब समस्या होती है। इसलिए पहले से पढ़ें, और जो ये पढ़ोगे, ये पेपर के लिए नहीं पढ़ोगे, ये अपने ज्ञान के लिए पढ़ोगे। इसलिए अपने ज्ञान के लिए ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से नंबर लेके आने हैं। और अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे। पेपर के समय आप रटकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर घुमा के यदि आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और 7 पेपर में से एक पेपर बहुत ही कठिन बनता है, ये हर साल होता है यूपी बोर्ड में। एक पेपर एकदम नया बनता है, जिसमें से पिछले साल के कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्योंकि सोचिए कि यदि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे तो नई खोज कैसे होगी, नया कुछ इंपॉर्टेंट कैसे बनेगा। इसलिए एक पेपर हमेशा ऐसा आता है, या 1-2 क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं जो आपके लिए नए होते हैं, लेकिन सिलेबस से हटकर बिल्कुल नहीं होते हैं, और सिलेबस से हटकर बिल्कुल भी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आपने वो पढ़ा है, लेकिन आपने वो रटा नहीं है। और यदि आपने वो पढ़ा है तो जरूर आप उसको कर लेंगे, नहीं अच्छे से कर पाएंगे तो बनाकर जरूर लिखेंगे। और ऐसी कॉपियों में जब आप बनाकर उसको लिखते हैं, बनाकर का मतलब सेंस मेरा ये है कि आपने बहुत अच्छे से किसी टीचर की बातों को सुना है और अच्छे से लिखा है, तो आप उसको अच्छे से कॉपी पे लिख भी सकेंगे। इसलिए या कोशिश करें कि रटे नहीं, समझें, एक एक टॉपिक को समझें। काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए गुनगुनाएं, क्योंकि काम सबको करना पड़ता है। मैं हो या आप हो, कोई भी हो, काम सबको करना पड़ता है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ इसके बाद काम करना है, या इसके बाद कुछ करके मैं आया हूं, इसके पहले कुछ करके आया हूं, या रात में कुछ करना है। सबको कुछ ना कुछ काम होता है। इसलिए पढ़ाई करें, बेहतर पढ़ाई करें, और अच्छे से पढ़ाई करें, पेपर की तैयारी करें। बस आज की क्लास के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो लेसन प्लान है, इसे कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे पूरे अम्ल वाले टॉपिक के साथ, और इसमें हम आपको अम्लों के प्रकार, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण और अम्लों के उपयोग सब कुछ आपको बताएंगे। मात्र 30 मिनट की क्लास, और ये अम्ल का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट। दावा है कि इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।